जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है? जी इरम, आपको आवाज़ आ रही है अभी मेरी? अब आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है, मैं ज़रा अपलोड कर रही हूँ ये पीपीटी। जैसे ही होती है फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर। और अभी स्टूडेंट्स आज बहुत से एब्सेंट हैं, इनको भी टेक्स्ट कर दो, ठीक है, कि ऑनलाइन आए। एब्सेंट क्यों है आज? सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं।
स्टूडेंट्स आप लोग अपनी पीपीटी जो सी है वो अपने व्हाट्सएप से भी ऑन कर लें, ठीक है? मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपलोड हो जाए, तो जैसी होती है स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप वैसे अपने व्हाट्सएप पे मैंने आपको सेंड किया हुआ है लेक्चर ये, अगर किया है तो आप स्टार्ट करें, मतलब उसको करें, ओपन करें, ठीक है? मुझे बता दें मैंने सेंड किया हुआ है कि नहीं। जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अपलोड हो गई है? आ जाइए बच्चों आप प्लीज़। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने लेवल्स ऑफ मेजरमेंट भी पढ़ लिए थे। जी, आप लोग मुझे बताएं पहले तो कि व्हाट इज नॉमिनल, और जिससे पूछूंगी वही बताएगा, ठीक है? दूसरे बच्चों ने नहीं रिप्लाई करना। जी नेहा, आप बताएं व्हाट इज नॉमिनल डेटा। नॉमिनल डेटा कौन सा होगा, मुझे कोई एग्जांपल दें जल्दी जल्दी, शाबाश। नेहा रहीम, सबसे पूछूंगी ठीक है, लेकिन अभी जिससे पूछ रही हूँ वही रिप्लाई करेगा। व्हाट इज नॉमिनल डेटा? आपको मेरी आवाज आ रही है ना?
हाँ जी, कहाँ पे हैं बच्चों? वर्दा, आपको आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स रिप्लाई करें, आवाज आ रही है आपको? ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट तो है, एग्जाम्पल दें। वो तो सारे मेजरमेंट्स के लेवल आते हैं, लेकिन आप मुझे कोई एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल दे के बताएं। ठीक है, और कोई बताएगा? इतना आसान है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, ये सब चीजें मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाई हैं, अभी इतना पुराना भी नहीं हुआ। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। आप लोगों ने बिल्कुल भी, मुझे लगता है, रीड ही नहीं करते, घर जाके बुक में से भी नहीं देखते, ऐसे ही है ना? ये देखिए, आप एक इजी टेबल मैंने इसमें आपको दिया हुआ है, ठीक है? आप लोग इजीली उस पर से देख सकते हैं कि किस तरह का डाटा होना चाहिए। रेशियो ऑर्डिनल क्या है? आप यहाँ देखिए, नॉमिनल की बात कर रही हूँ, ठीक है? ये कैटेगोरिकल डाटा की टाइप है, ब्लू, ग्रीन, रेड। जब कैटेगरीज की बात आएगी तब वो नॉमिनल डाटा होगा, ठीक है? और इसमें कोई भी एक दूसरे से हायर या लोअर नहीं होगा, ठीक है? उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी होंगी, लेकिन जब हम ऑर्डिनल की बात करते हैं तो वहाँ हाई एंड लो की बात होगी, लो, मीडियम, हाई, या मतलब उसमें ये होता है कि रैंकिंग आ जाती है, ठीक है? और इंटरवल एंड रेशियो का भी मैंने आपको बता दिया था कि इंटरवल में एग्जांपल हम देते हैं किसकी, टेम्परेचर की, ठीक है? और रेशियो में हम देंगे हाइट की, ठीक है? ठीक है जी, हम इससे नेक्स्ट करते हैं। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे, फैक्टर्स। ठीक है। साइकोमेट्रिक असेसमेंट पढ़ रहे थे हम? हाँ जी। A psychometric assessment is an evaluation of quality of a measuring instrument. Key criteria is in a psychometric assessment, reliability और validity को हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि reliability क्या होती है और validity क्या होती है और इनका क्या डिफरेंस है। Not all instruments, questionnaire, surveys, etc. used in the nursing research have had a psychometric assessment. अच्छा जी, रिलायबिलिटी की हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि रिलायबिलिटी क्या है, ठीक है? क्या है बताएं? नेहा, आप बताओ, व्हाट इज रिलायबिलिटी? देखो, आप लोगों को एक आसान चीज बताऊं, दो चीजों को मिक्स नहीं करना, ठीक है? हम जब रिलायबिलिटी की बात करते हैं ना, तो देखो हम हर जगह, मतलब अपने रूटीन लाइफ में भी ये वर्ड यूज करते हैं कि ये चीज बहुत रिलायबल है, ठीक है? यानी कि काबिल एतमाद है, ठीक है? तो हम यहाँ भी रिसर्च में भी हम उसको ये कहेंगे, जहाँ रिलायबिलिटी की बात आती है तो हम अपने क्वेश्चनर को सबसे पहले आगे रखते हैं, ठीक है? कि हमारा क्वेश्चनर कितना या इंस्ट्रूमेंट कितना रिलायबल है, तो यानी कि कितना काबिल एतमाद है। और अब हम यहाँ बात करेंगे काबिल एतमादी की, तो वो ये होता है कि जो आपके वेरिएबल्स हैं, क्या ये उस सबको ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है? कहीं उससे हटके तो नहीं कुछ मतलब क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, ठीक है? ये उसकी टाइप्स में आपको पता चलेगा। अच्छा जी, इसकी टाइप्स है इंटरनल रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी विद इन इंस्ट्रूमेंट, आइटम टोटल कोरिलेशन, स्टेबिलिटी अमंग इंडिविजुअल, इंटर रेटर रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी बिटवीन रेटर्स, और टेस्ट रीटेस्ट स्टेबिलिटी ओवर टाइम, ठीक है? ये सारी डिटेल्स में पढ़ना है हमने। अच्छा जी, ये मेरे ख्याल से सीन है। अच्छा, ये स्लाइड ना हम पहले करते हैं, ये आपको सारा मैं बताती हूँ, ठीक है? इसको ना वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। इंटरनल रिलायबिलिटी क्या होती है,
आइटम टोटल कोरिलेशन क्या होता है, इंटरेटर रिलायबिलिटी क्या होती है और टेस्ट रीटेस्ट क्या होता है। देखो सबसे पहले तो 3 एस्पेक्ट हैं, ठीक है, रिलायबिलिटी के। हमने उसमें देखनी होती है स्टेबिलिटी। दो चीजें तो आपने बिल्कुल जो फर्स्टली हम लोगों ने देखनी है वो होता है कि कितना स्टेबल है और कितना कंसिस्टेंट है, ठीक है। ये 2 चीजें हम लोगों ने मेजर करनी है। जब रिलायबिलिटी की बात आती है तो 2 चीजों को आगे रखना है कि एक चीज कंसिस्टेंसी और दूसरी स्टेबिलिटी, ठीक है। और एक इक्विवेलेंस को भी रख लेना। ये 3 मतलब, लेकिन ज्यादा ये 2 चीजें जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे ना अपना प्रोजेक्ट तो या कोई इंस्ट्रूमेंट जो सा वो डेवलप करेंगे तब ये 2 चीजें देखने कि कितना स्टेबल है और कितना कंसिस्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, स्टेबिलिटी, the extent to which scores are similar on 2 separate administrations of an instrument evaluated by test retest reliability। अच्छा देखिए, मैंने वो टाइप्स में जो मैंने इनलिस्ट की हुई है टाइप्स, उसमें था टेस्ट रीटेस्ट, उसकी एक टाइप है, ठीक है। तो जो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी होती है उसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चनियर या इंस्ट्रूमेंट कितना, उसमें कितनी स्टेबिलिटी है, ठीक है। टेस्ट रीटेस्ट हमेशा स्टेबिलिटी को शो करेगा। requires participants to complete the same instrument on 2 occasions। अच्छा, जब टेस्ट रीटेस्ट की बात होती है तो उसमें हम ये कहते हैं कि एक टेस्ट हमने लिया अभी, ठीक है, 1 घंटे के बाद हमने दोबारा वही टेस्ट लिया सेम पार्टिसिपेंट से, ठीक है। और या 2 से ज्यादा ओकेजन्स पे भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है ना ऑन 2 ओकेजन्स, तो हम 2 या 2 से ज्यादा भी हम कर सकते हैं। और एक मैंने ले लिया शाम को 6 बजे। अच्छा, रिजल्ट उसके आ रहे हैं सेम तीनों के। या मैं आपको एक आसान एग्जांपल देती हूँ कि वेइंग मशीन के ले लें, ठीक है। सबसे पहले वेट किया तो 50 kg आया, ठीक है। 1 घंटे बाद वेट किया तो फिर 50 kg आया, और फिर 4 घंटे बाद किया तब भी 60 kg आ गया। तो इससे क्या पता चलता है, टेस्ट रीटेस्ट हुआ ना, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी इसको कहेंगे, ठीक है, कि हमने बार बार वो टेस्ट लिया और उसकी रीडिंग सेम आई है, ठीक है। हमारा पार्टिसिपेंट भी सेम होगा, हमारा इंस्ट्रूमेंट भी सेम होगा और हमारी रीडिंग भी सेम होगी, तो उसको कहते हैं स्टेबिलिटी। Appropriate for relatively enduring attributes. The comparison is performed objectively by computing a reliability coefficient. To explain a reliability coefficient, we must briefly discuss a statistic known as correlation coefficient. अच्छा, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात जब हम करते हैं ना, तो ये जब आपने अपना डाटा इसको इंटरप्रेट करना होता है, ठीक है, ये एक वैल्यू होती है कोरिलेशन कोएफिशिएंट वैल्यूज जो होती है वो आगे डिस्कस करते हैं हम। स्टेबिलिटी की समझ आ गई, टेस्ट रीटेस्ट की समझ आ गई आप लोगों को कि क्या होता है और किस तरह से हम लोगों ने देखना होता है, ठीक है। याद रखना ये है रिलायबिलिटी की एक टाइप, टेस्ट रीटेस्ट। और हमने अगेन एंड अगेन जो है वो सेम इंस्ट्रूमेंट और सेम पार्टिसिपेंट है और सेम ही रिजल्ट आए, तो हम कहेंगे कि हमारा टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी जो सी है वो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। और उसकी वैल्यूज होंगी जिसको हम कोएफिशिएंट वैल्यूज भी कहते हैं, ठीक है। और वो पूरा एक टेबल है कि उसकी रेंज होती है, ठीक है, कि इस वैल्यू से इस वैल्यू तक ये एक्सीलेंट है इसकी कोएफिशिएंट वैल्यू और किसमें वीक है। The possible values for a, हाँ ये देखिए आ गया, the possible values for a correlation coefficient range from 1.00 through 0.00 to 1.00. The relationship between height and weight can be described as a positive relationship because increases in height tend to be associated with increases in weight, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही होगा कि वेट और हाइट का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे वेट इंक्रीज होगा हाइट इंक्रीज होगी और वेट भी इंक्रीज ही होगा, बिकॉज अच्छा कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स रनिंग फ्रॉम 0.00 टू -1 एक्सप्रेस इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। अब ये देख लें 0.00 से माइनस में जब आपके पास रीडिंग्स आएंगी तो वो क्या शो करेंगी, नेगेटिव रिलेशनशिप को। अब ये सुन लें, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। When two variables are inversely related, increases in one variable are associated with decreases in the second variable, ठीक है। अच्छा, आपको समझ आ रही है जितनी पहले मैं भी बता चुकी हूँ रिलायबिलिटी के बारे में, और कोएफिशिएंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट की भी समझ आ गई है।
जी बताएं स्टूडेंट्स। समझ जी स्टूडेंट्स, ओके ठीक है, हम अब स्टार्ट करते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी। द एक्सटेंट, अच्छा वो एक्चुअली मैडम आ गई थी तो मैं उनसे बात कर रही थी इसलिए आवाज़ नहीं आ रही थी। ठीक है, हम इंटरनल कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। दिस इज द सेकंड टाइप। एक्चुअली दूसरी चीज़ जो हमने देखनी है ना वो यही है, कंसिस्टेंसी। ठीक है, द एक्सटेंट टू विच ऑल द आइटम्स ऑन एन इंस्ट्रूमेंट आर मेजरिंग द सेम यूनिटरी एट्रीब्यूट। अच्छा, जब हम इंटरनल कंसिस्टेंसी की बात करते हैं रिलायबिलिटी में, तो वो ये होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट हमने डेवलप किया। ठीक है, अब मैंने जो एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया वो था किसी डिजीज के नॉलेज के बारे में। ठीक है, मतलब मैं बात करूंगी कोविड-19 के नॉलेज की अमंग नर्सेज। ठीक है, तो मेरे के क्वेश्चंस, नॉलेज के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मतलब कोविड-19 के बारे में ही है, उसके नॉलेज के बारे में। कहीं कहीं मैंने कोई इररेलेवेंट क्वेश्चन तो नहीं ऐड कर दिया। ठीक है, वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। हम रिलायबिलिटी में ये भी चेक करते हैं। ठीक है, अगर मैंने नॉलेज के क्वेश्चनर में प्रैक्टिसेस का भी कोई एक अगर उसमें इंक्लूड कर दिया है तो वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी बैड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये होती है इंटरनल कंसिस्टेंसी। देखिए यहाँ उसने बताया है कि द एक्सटेंट टू विच ऑल द आइटम्स इन एन ऑन एन इंस्ट्रूमेंट आर मेजरिंग द सेम एट्रीब्यूट, यूनिटरी एट्रीब्यूट। ठीक है, यानी कि वो सेम चीज को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट हमने बनाया है। नॉलेज का है तो सिर्फ नॉलेज को चेक करेगा, प्रैक्टिस का है तो प्रैक्टिस को चेक करेगा, एटीट्यूड का है तो एटीट्यूड को ही चेक करेगा। ओके, तो ये होती है इंटरनल कंसिस्टेंसी के सेम सारे क्वेश्चंस जो से हैं वो एक ही जो आपका डिजीज या जो भी आपने ऑब्जेक्टिव है आपका वो उसको रिफ्लेक्ट करने चाहिए। ठीक है, इवेल्युएटेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन वन ओकेजन, अप्रोप्रिएट फॉर मोस्ट मल्टी आइटम इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये उन आइटम्स में हम स्पेशली देखते हैं जो मल्टी आइटम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि कैप स्टडीज। ठीक है, यानी कि मैंने उसमें नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस देखनी है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही क्वेश्चन पकड़ा दूंगी। मतलब एक में डिफरेंट, कभी ऐसा भी होता है कि एक में उन्होंने सिर्फ नॉलेज किया होता है तो एक में सिर्फ प्रैक्टिसेस चेक की होती हैं, तो मैं उन दोनों को साथ मिला के चलूंगी। ठीक है, दोनों क्वेश्चनर्स को साथ रखूंगी और फिर मैं आगे यूज करूंगी, या डेवलप करना है तो मैं उसको डेवलप करके फिर उसकी पायलट टेस्टिंग करके फिर मैं आगे उसको यूज करूंगी। ठीक है, अच्छा जी, द मोस्ट वाइडली यूज अप्रोच टू असेसिंग रिलायबिलिटी। ठीक है, ये मोस्ट वाइडली यूज्ड है। ठीक है, एक ये इंटरनल कंसिस्टेंसी और एक स्टेबिलिटी जो मैंने लास्ट में बताया। असेस्ड बाय कंप्यूटिंग कोएफिशिएंट अल्फा, क्रोनबेक्स अल्फा, अल्फाज मोर देन 0.80 और हाईली डिजायरेबल। ठीक है, इसका मैं एक टेबल भी तुम लोगों को सेंड करती हूँ, 1 मिनट ठहरो जरा, इसमें शायद ऐड किया हो, उसमें ना वैल्यूज हैं। अच्छा, उसमें वैल्यूज हैं तो वो ना आप देख लेना, मैं आपको नहीं तो व्हाट्सएप भी कर दूंगी, मुझे याद करवा देना। वो एक टेबल्स है तो वो अपने पास रखो,
ठीक है, कि इतनी वैल्यू होगी तो ये रिजल्ट जो सा है एक्सीलेंट है। इतना 1 मिनट ठहरो। जी, अपने चाहे नोटबुक और वो निकालो, इसमें मुझे लगता है टेबल वो वाला नहीं मैंने ऐड किया, तो आप लोग लिख लो बेशक, ठीक है। अगर आपने देखना हो तो नेट से भी देख सकते हो, लेकिन चलो लिख लो ऐसे। अगर जो क्रोनबेक्स अल्फा की वैल्यू होगी मोर देन 0.9 तो वो एक्सीलेंट, उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी एक्सीलेंट है, ठीक है। अगर उसकी जो इंटरनल कंसिस्टेंसी होगी मोर देन 0.8 तो गुड है, और अगर 0.7 से ज़्यादा होगी तो वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। या अगर मोर देन और इक्वल टू 0.6 है तो वो क्वेश्चनेबल है, ठीक है। जैसे जैसे क्रोनबेक्स की वैल्यू नीचे आती जाएगी हम देखेंगे कि वो उसकी क्वालिटी जो इंटरनल कंसिस्टेंसी है वो पुअर होती जाएगी, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कि अनएक्सेप्टेबल की तो वो 0.5 से अगर कम है, ठीक है, अगर लोअर देन 0.5 है तो वो अनएक्सेप्टेबल इंटरनल कंसिस्टेंसी होगी, यानी कि उस क्वेश्चनर के जो है क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स वो इररेलेवेंट है, ठीक है। इसको कहते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी। समझ आ गई बच्चों? तो जब मोर देन 80 की बात होगी तो ये क्या है, हाईली डिजायरेबल हुआ ना। और अगर मोर देन 0.9 भी वैल्यू होती है, ठीक है, तो यहाँ अगर हम 0.9 कर दें तो वो हाईली डिजायरेबल है, और ये भी गुड है, ठीक है। और लास्ट वैल्यू क्या आती है, अगर लोअर देन 0.5 है तो वो अनएक्सेप्टेबल है, यानी कि वो उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी पुअर है, ठीक है। अच्छा जी, ये थर्ड अब आ गया जो उसका एस्पेक्ट, वो है इक्विवेलेंस, द डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट और बिटवीन मल्टीपल रेटर्स और ऑब्जर्वर्स यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब ये हम देखते हैं पार्टिसिपेंट्स हमारे पास सेम होते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेंट हमारे पास सेम है और दो मिलते जुलते हमने टेस्ट दे देने हैं। इक्विवेलेंट फॉर्म भी कहते हैं इसको, इक्विवेलेंस फॉर्म। क्या रिपीट कर दूं बेटा नेहा? ऑडियो का आपको आवाज ठीक नहीं आ रही बाकी स्टूडेंट्स को? मैं तो बहुत ऊंचा ऊंचा बोल रही हूँ। क्या रिपीट करूं, मुझे बता दें। इंटरनल कंसिस्टेंसी रिपीट करूं कि ये जो अभी इक्विवेलेंस पढ़ा रही हूँ? ये टाइम भी हो रहा है हमारा अटेंडेंस का। अच्छा, 0.7 है, अगर लोअर देन, देखो 0.7 से मोर देन 0.7 है ना तो वो एक्सेप्टेबल रिजल्ट है, ठीक है। अगर 0.7 से कम है और 0.6 से ज्यादा है, यानी कि बिटवीन 0.7 एंड 0.6 तो वो क्वेश्चनेबल है। हम उसमें देखेंगे कि हम स्टेटमेंट को या तो एक्सक्लूड कर देंगे या इंक्लूड कर देंगे, कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चनेबल कहते हैं, इसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी क्वेश्चनेबल है, ठीक है। अगर 0.6 है या इससे 0.7 से कम होगा तो, या इन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है तो, ठीक है। और अगर इससे कम होता जाएगा तो वो पुअर और अनएक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। समझ आ गई है ना? प्रेजेंट प्रेजेंट कहने लगी हूँ मैं, तुम लोगों को भी बता रही हूँ। एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा और आप लोग फौरन ही अटेंडेंस पे आ गए हो। नेहा तुम्हें समझ आई है? 0.7 का पूछ रही थी।
पहले ठीक से पढ़ा करो, अटेंडेंस क्या आपको पड़ी होती है? मैं फिर जब क्वेश्चन आप लोगों को करती हूँ तो आप लोगों को उसका आंसर नहीं आता। ठीक है, मैं अब अटेंडेंस लेती हूँ आपकी। हाँ जी, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जितना पढ़ाया है उसको समझ लेना, एक बार रिपीट करना, ठीक है। खुद से उसकी रिवीजन करना ताकि ये भूले ना चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।